बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉड्यूल 2 के सेकंड सेशन एंड फोर्थ क्लास, और जो हमने पहले तीन टॉपिक्स पढ़े हैं उससे ही रिलेटेड है ट्रांसफर्स एंड बेड यूटिलाइजेशन। अच्छा, ट्रांसफर्स और बेड यूटिलाइजेशन, कल हमने एक चीज पढ़ी थी एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस, जिससे बहुत कोरिलेट करता है। इसको इस तरह समझते हैं कि आपकी एक फ्लो मैनेजमेंट होती है। सही है। उस फ्लो मैनेजमेंट में आप बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ फ्लो। टेक इट एन एग्जांपल ऑफ एयरपोर्ट। मैं पहले लेक्चर से एक एयरपोर्ट और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी कॉमन फैक्टर्स हैं जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में यूज कर चुके होते हैं। एयरपोर्ट्स भी सब गए हुए होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी बहुत सारे लोगों को आइडिया होता है। तो इट्स अगेन द सेम प्रोसेस, इट्स द फ्लो, जिसमें वही एडमिशन है, फिर इन पेशेंट होता है, फिर उसकी डायग्नोसिस होती है, फिर उसका ट्रांसफर होता है, फिर वो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। सही है। ये एक स्ट्रेट फ्लो है, जिस तरह वो कंट्रोल टावर है, जहाज लैंड होता है, टेक ऑफ होता है। ये सेम इसी तरह ही हमारा हॉस्पिटल का निज़ाम भी काम करता है। अब जो फैक्टर्स हैं जो बेड ऑक्यूपेंसी को इफेक्ट करते हैं, वो क्या क्या है? पेशेंट का एडमिशन और डिस्चार्ज बेड ऑक्यूपेंसी को इफेक्ट करता है डायरेक्ट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट से बेड की यूटिलाइजेशन, प्रोसीजर्स, लेंथ ऑफ स्टे, सीजनल वेरिएशन और ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। पेशेंट फ्लोज एंड पेशेंट ट्रांसफर्स हैं, स्पेशलाइज केयर की नीड है, रिसोर्स एलोकेशन है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली आपकी बेड ऑक्यूपेंसी को इफेक्ट करती है। सही है। अब कैसे कैसे इफेक्ट करती हैं ये हम सबको पता है कि जी, जब पेशेंट के एडमिशन होते हैं तो बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, डिस्चार्जेस पे होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से पेशेंट यूटिलाइज करता है अपना बेड को, प्रोसीजर्स के लिए पेशेंट एडमिट होते हैं, लेंथ ऑफ स्टे वेरी करता है, सीजनल पीक्स आती हैं, लाइक अभी डेंगू का सीजन चल रहा है। सही है। इसी तरह डेंगू पीक्स आ जाती हैं, फिर कॉलरा है, डायरिया है, बहुत सारी पीक्स आती हैं। इस तरह कोई स्पेशलाइज केयर है, जैसे जेरियाट्रिक पेशेंट्स की केयर है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम। कोई अपना ऐसा इन्फेक्शन है विच में टेक लॉन्गर टाइम। सही है। रिसोर्स की एलोकेशन है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके वार्ड में दो तीन मरीज आपके पास इन्फेक्टेड है, आपकी रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा हो जाएगी वहां पे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बेड ऑक्यूपेंसी को इफेक्ट करते हैं। स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं कि बेहतरीन तरीके से बेड की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उस चीज को कहते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग यूटिलाइजेशन आप क्रिएट कर सके, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर हॉस्पिटल बेड्स आप कर सकते हो। उसके अंदर पेशेंट फ्लो को बेहतर करने की जरूरत है, कैपेसिटी को मैनेज करने की जरूरत है, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स की बात हम करते हैं। बहुत दुनिया में पढ़ाया जाता है क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब तो एआई के दौर में है। एआई में तो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे बहुत काम हुआ है। लेकिन क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट्स के आपके डिसीजंस फास्टर हों, सपोर्टिव हो, आपकी क्लिनिकल टीम में कोलैबोरेशन हो। फिर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे सिर्फ फिजिशियन की बात नहीं हो रही, कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन फॉर एवरी टीम मेंबर, इज इट अ फिजिशियन, इट्स नर्सिंग, ऑपरेशंस, हाउसकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, एवरीवन। एफिशिएंट बेड टाइप्स एंड लोकेशन, आपकी बेड में एक्यूटीज डिफाइन हो, वार्ड, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, आइसोलेशन, आईसीयू, एयरबोर्न आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। आपकी एफिशिएंट बेड की टाइप्स हो और उनकी डिफरेंट लोकेशंस हो। और एंड में बात आती है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, कि आप डेटा की बेसिस पर डिसीजन करते हैं। ये ऑप्टिमाइजिंग, ये वो स्ट्रेटेजीज है जो हर बेड यूटिलाइजेशन की बढ़ाने के लिए, एक ऑप्टिमल कैपेसिटी पे ले जाने के लिए ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया जाता है। ऑप्टिमाइजिंग हॉस्पिटल बेड यूटिलाइजेशन में थोड़ी सी अगर और बात करें तो आप यहाँ देखें डायनेमिक बेड एलोकेशन। सही है। आपके बेड्स की एलोकेशन फिक्स होती है, वार्ड्स फिक्स होते हैं, आपके आई आईसीयूज फिक्स होते हैं, आईसीयूज फिक्स होते हैं। यू नो द लोकेशन के विच टाइप ऑफ मरीज, सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड। सही है। इसी तरह सर्जिकल आईसीयू, मेडिकल आईसीयू। अब तो मेडिकल मेडिसिन एंड अलाइड में भी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। दुनिया में कार्डियक आईसीयूज अलग हो रहे हैं, मेडिकल आईसीयूज अलग हो रहे हैं। इसके अलावा आपके पास आइसोलेशन केयर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। सही है। तो ये सारी चीजें प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे आपको काम करना है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस एक आप प्रिडिक्ट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी डेटा साइंसेस की लॉजिक है, मशीन लर्निंग्स वगैरह। कैपेसिटी बिल्डिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट, कैपेसिटी बैलेंसिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट। आप अपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन प्लान प्रिपेयर करते हैं। सही है। डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ आप कैपेसिटी डेवलप करते हैं अपनी। सही है। एक हम आहंगी पैदा करते हैं। अर्ली डिस्चार्ज प्लानिंग, इसकी हमने ऊपर कल बात की थी। टेलीमेडिसिन, वर्चुअल बेड्स, इस पे हमारी बात हुई थी। वर्चुअल बेड्स का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी आपके पास फिजिकल बेड नहीं है, बट सिस्टम में पेशेंट आपके पास एडमिट हो चुका है। सही है।
वर्चुअल बेड्स बेसिकली हम यहाँ पे नॉर्मली जो दुनिया में फॉलो होते हैं वो डे केयर्स में फॉलो होते हैं। यू डे केयर आपके पास फिजिकली लोकेशन होती है, फॉर एग्जांपल 10 बेड 12 बेड, बट यू अकोमोडेट अराउंड 50-60 पेशेंट ऑन 10-12 बेड, तो वो वर्चुअली एडमिट हो रहा होता है। आइए, रिसोर्स एलोकेशन ड्यूरिंग डिजास्टर और सर्च कैपेसिटीज, आपकी रिसोर्स की एलोकेशन विद इन एनी क्राउड इम्पैक्ट डिजास्टर या सर्च प्लानिंग के अंदर रिसोर्स की एलोकेशन कैसे होगी। बेड टर्न अराउंड टाइम को देखने की जरूरत है। ये सारी चीजें भी हम थोड़ी सी आगे देखेंगे, बेड टर्न अराउंड टाइम, बेड बेड ऑक्यूपेंसी हम आगे पढ़ देखते हैं कैसे होता है। कोलैबोरेशन विद पोस्ट अक्यूट केयर फैसिलिटीज, सही है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट की ऑप्टिमाइजेशन के वहां पे क्राउडिंग कंट्रोल करना, सारी चीजें, एफिशिएंट पेशेंट फ्लो की बात होती है। ये सारी वो चीजें जिससे बेड यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज हो जाती है। सवाल आता है, वेयर डिड माई बेड गो? मतलब हम यहाँ पे, अगर ये बात मैं आप लोग से ये सवाल पूछूं कि हमने कितनी दफा एज अ फिजिशियन, इन पेशेंट फिजिशियन, हमने वेट किया है कि बिस्तर खाली होगा और मरीज का दाखिला होगा जिसको अर्जेंट एडमिशन की जरूरत है, हमने कितनी दफा वेट किया है इसके ऊपर? जस्ट एनीबॉडी? सर एक्चुअली हमारे जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में तो वार्ड्स फिक्स्ड होते हैं ना। उसमें अगर सर्जिकल में रश है और मेडिकल में वार्ड खाली पड़ा हुआ है तो इट डजेंट मैटर, वो सर्जिकल में ही डबलिंग होगी, मेडिकल में पेशेंट नहीं आएगा। मैं ख्याल में वहाँ पे ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वो पेशेंट यानी कि वो वार्ड्स एक फ्लूइड किस्म के होते हैं, वहाँ पे तो ये चीज़ फेस होती है। लेकिन मैं ख्याल में यहाँ पे जो हमारा सेटअप है उसके अंदर शायद ये चीज उस तरीके से फेस नहीं होती। नहीं, लेकिन सर बिल्कुल आप देखें, आपने अपने वार्ड की अगर बात करें, आप मेडिकल वार्ड की, आपने कितनी दफा ऐसा ये वेट किया है कि जी आपने कहा कि इसको अर्जेंट एडमिशन चाहिए और विद इन 30 मिनट वो एडमिट हो गया हो, आपको बेड खाली होने का इंतजार करना पड़ता है? सर हम पेशेंट को बुलाते ही उस वक्त हैं जब वाकई में पता हो कि बेड खाली है। सर मैं तो इमरजेंसी के एडमिशन की बात कर रहा हूँ। सर वो डबलिंग करनी पड़ती है मजबूरन। डबलिंग करनी पड़ती है, देखें मसला ये तो हमारा हमारा वे आउट है ना कि हम डबलिंग करते हैं। स्टैंडर्ड तो डबलिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करता ना, सही है। ये बेसिकली सिस्टम प्रॉब्लम है ना, जिसको मैं कहता हूँ सिस्टम वेस्ट है, सही है। और ये बेसिकली इसके ऊपर ना एक स्टडी है, एनएचएस की स्टडी है, उसमें ये चीज बाकायदा तौर पे बताई गई है। ये यूनिवर्सल फ्रस्ट्रेशन है, ये यूनिवर्सली ये चीज है कि आपको एज अ फिजिशियन वेट करना पड़ता है अपने बिस्तर पे, अपने डेडिकेटेड बिस्तर पे। बात हमने ऑप्टिमाइजेशन की जो पहली बात की अभी 1 मिनट पहले, जो स्लाइड दिखाई उसके अंदर हमने बताया कि जी एक बेड एक्यूटी और बेड लोकेशन, आप अपनी एक्यूटी को डिफाइन करते हैं। एन एक्यूटी इज लाइक योर वार्ड्स आर डिफाइंड, your high dependency unit are defined, your isolation units are defined, your ICUs are defined. For example, मैं आपको बहुत एग्जांपल देता हूँ एक। इफ इन केस हमारे पास एक मेडिकल आईसीयू का मरीज है जिसको मेडिकल आईसीयू में दाखिल होना है, और मेरे पास मेडिकल आईसीयू में जगह नहीं है, और मेरे पास सर्जिकल आईसीयू में एक बेड खाली है, तो मैं उसको मेडिकल आईसीयू से सर्जिकल आईसीयू में नहीं लूंगा, मैं उसको मेडिकल आईसीयू में ही लूंगा। या तो मैं वेट करूंगा या उस मरीज को किसी दूसरे एक्यूट सेटअप में रेफर कर दो। क्योंकि जब आप डंपिंग करते हैं ना दूसरे किसी एरिया में, तो आपका कम्युनिकेशन एरर्स ज्यादा होते हैं, आपका बैकलॉग ज्यादा क्रिएट होता है, आपकी कोऑर्डिनेशन उस तरह स्ट्रांग नहीं होती है, गैप्स आना शुरू हो जाते हैं, सही है। तो हम इसको कहते हैं कि एवरी एम्प्टी बेड दैट इज नॉट अवेलेबल टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम इज अ सिस्टम वेस्ट। आपने कहा जी मैं मेडिकल वार्ड का मरीज जो है सर्जिकल वार्ड में दाखिल हो जाएगा, बेड नहीं है, या सर्जिकल वार्ड का मरीज मेडिकल वार्ड में दाखिल हो गया, यहाँ पे बेड खाली था। तो बेसिकली हाँ, यहाँ पे ये जो रिसर्च कहती है ना, एवरी एम्प्टी बेड दैट इज नॉट अवेलेबल टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम, मतलब राइट पेशेंट राइट टाइम राइट लोकेशन, तो वो सिस्टम का वेस्ट है। उस पे हमें काम करने की जरूरत है, सही है। उस पे काम हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे काम हुए। होल्डिंग यूनिट्स का आइडिया, डिस्चार्ज लाउंजेस का आइडिया, अर्ली प्ले प्लानिंग ऑफ डिस्चार्जेस, ये सारी इन्हीं स्टडीज की बेसिस पे बाहर आई हैं चीजें। अगर आप एक फैक्ट्री में जाते हैं तो फैक्ट्री में एक, कल भी हमने दिखाई थी एक गाड़ियों की एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, इसी तरह यहाँ पे भी एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन के तरीके से फ्लो में चल रहा होता है। एडमिशन है, एडमिशन के बाद ट्रांसफर है, फिर ट्रीटमेंट शुरू होती है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर मरीज घर चला जाता है, सही है। मशीन जो है हेल्थ केयर के अंदर, वो जो है वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है,
कोई भी वजह हो सकती है। सही है। अगर कहीं कोई डिले आ रहा है तो वो किसी भी रीजन से डिले आ सकता है। सही है। हो सकता है कि जी डिस्चार्ज प्रोसेस की वजह से डिले हो गया हो, क्लीनिंग की वजह से डिले हो गया, कम्युनिकेशन की वजह से डिले। हमारा काम क्या है? हमारा काम यहाँ पे इस चीज को स्पीड अप करना नहीं है कि ये बहुत तेजी से हो जाए और सब कुछ सही हो जाए, स्मूथनेस से हो और सस्टेनेबल। जो भी आपके प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल प्रोसेस हो। इट्स नॉट द मैटर कि आप वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हो। देखें, हमारा एक ये ट्रेंड है और हम ये इस प्रैक्टिस को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ये इशू आया, इस इशू को अभी हल कर दो। सही है। हम कभी भी उस इशू को ये नहीं देखने जाते कि उसका उसका हम रूट कॉज एनालिसिस नहीं करते कि यार उसका रूट कॉज क्या था, कि ये इशू दोबारा कल भी तो आ सकता है। तो मैं उसका रूट कॉज खत्म कर दूं, एलिमिनेशन ऑफ रूट कॉज, जो आपको जिडोका और काइजन और जस्ट इन टाइम वाली चीजें बता रहा है। सही है। टोयोटा कंपनी की सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लाइन में जीरो एरर है उसका। टोयोटा कंपनी जो गाड़ी बनाती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जीरो एरर, जीरो वेस्ट रिपोर्ट होता है। रीजन कि उन्होंने इन सारे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया कि जहां पे कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम है उस प्रोसेस को एलिमिनेट, उस प्रोसेस को स्टॉप करो, उसको री इंजीनियर करो और फिर आप उसका रूट कॉज एनालिसिस करके उसका आइडेंटिफाई करो कि वो मसला कहां से आ रहा था। सही है। तो यहाँ पे हमें स्पीड अप करना मकसद नहीं है, यहाँ पे स्मूथनेस और सस्टेनेबिलिटी का काम है। जब हम सस्टेनेबल प्रोसेसेस बनाएंगे तो हमारे डिस्चार्जेस और हमारे एडमिशन बहुत अच्छे हो रहे होंगे और हमारे वार्ड की ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी होगी, हमारा बेड यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होगा। अब ये एक स्नैपशॉट आप देखें। बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो पंजाब का एवरेज है दैट इज अराउंड 120 to 130%। WHO का बेंचमार्क है 85%। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ओवर क्राउडिंग और बेड्स, आपके पेशेंट्स आपको कॉरिडोर में भी नजर आ रहे हैं। है ऐसा, हमने भी देखा है। ऐसा नहीं है कि हमने ना देखा हो, हमने ऑन एंड ऑफ बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा है। बेड टू पॉपुलेशन रेशियो 0.6 पेशेंट पर 1,000 बेड्स। 0.6 बेड पर 1,000 पर्सन। WHO का स्टैंडर्ड क्या है? 3 बेड्स पर 1,000 की पॉपुलेशन। तो आपके पास कैपेसिटी का शॉर्टफॉल भी है। अच्छा, ये 0.6 जो है ना, ये बेहतर हो सकता है आपकी बेड यूटिलाइजेशन प्लानिंग से। बोर्डिंग टाइम है 4 से 6 घंटे का। WHO स्टैंडर्ड कहता है जी लेस देन 1 आवर। पेशेंट का रिस्क बढ़ गया। इसी तरह आईसीयू ट्रांसफर हैं कि आप आईसीयू से रिक्वेस्ट देते हैं कि जी पेशेंट को स्टेप डाउन होना है, नीचे बेड ही नहीं मिल रहा, एचडीयूज खाली नहीं हो रहे आपके। क्यों? कि आप उनकी राइट एक्यूटी जो पेशेंट है ना, वो राइट डिपार्टमेंट में फॉल नहीं करता। आपको लगता है कि यार वार्ड में बिस्तर नहीं है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में बेड है, चलो आज मरीज को दाखिल करो, कल वार्ड में बेड खाली होगा तो इसको स्टेप डाउन कर लेंगे, वो मरीज को दाखिल कर लो। तो हो सकता है कि जब आपने उस एचडीयू के बेड को ऑक्यूपाई किया तो आपका आईसीयू से कोई स्टेप डाउन आना था जो अब नहीं आ सकता। तो जी आपका रिस्क बढ़ गया वहां पे भी। ये रूबिक क्यूब तो आपने सबने देखा होगा ना, यूज भी किया होगा। हम हर वो अस्पताल को ऑपरेट करते हैं जो हमेशा फुल होता है और हम कहते हैं बेहतरीन है जी, हमारा अस्पताल हर वक्त फुल चलता है, बट वो एफिशिएंट नहीं होता। सही है। बेड हैं, बेड मौजूद है अस्पताल में। सही है। बट वो अनअवेलेबल है क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे कैपेसिटी का नहीं है, प्रॉब्लम आपकी यूटिलाइजेशन का है। प्रॉब्लम मेरी यूटिलाइजेशन का है कि मैं उसको यूटिलाइज कैसे करता हूँ। मेरे पास एक चीज है, एक बिस्तर है, उस बिस्तर पे मैं एक मरीज ऐसा दाखिल कर सकता हूं जिसको ऑक्सीजन, आइनोट्रोपिक सपोर्ट, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। और उस बिस्तर पे, क्योंकि अभी मेरे पास एक डेंगू फीवर का मरीज आ गया था जो स्टेबल लग रहा था, मैंने उसको दाखिल कर लिया। वो वार्ड का पेशेंट था, वार्ड एक्यूटी का था, मैंने उस बिस्तर पे दाखिल कर लिया, तो मैंने उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं की है। सही है। तो हमें यूटिलाइजेशन प्रॉपर करने की जरूरत है। ये रूबिक क्यूब बेसिकली आपको, आप कभी यूज किया है, किसी ने इसको खेला है कभी ऐसे ही? ये सीरियसली इट्स अ वेरी बैड ब्रेन टीजर। मुझे सर में दर्द हो जाता है इसको देख खेलने से। मैं शायद जिंदगी में 2 दफा कामयाब होऊंगा इसको मैच करने के लिए। वो भी मैंने गूगल के यूट्यूब वीडियोस देख देख के कि जी 9 टाइम यूं घुमाना है और 3 टाइम यूं घुमाना है तो शायद वो मैच हो गया। लेकिन आपकी बड़ी लर्निंग होती है, यू क्रिएट स्ट्रेटेजीज
यू यू एक्सेप्ट चैलेंजेस, यू क्रिएट स्ट्रेटेजीज टू कम टू अ कंक्लूजन पॉइंट। तो यूटिलाइजेशन भी ऐसे ही क्रिएट होती है कि आपको स्ट्रेटेजीज को डिफाइन करना है अपनी यूटिलाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए। हॉस्पिटल जो है ना, एक वो मिनी सिटी की तरह होती है। सही है, हॉस्पिटल आप ले लें या एक शहर ले लें, बराबर है। लेकिन ये कहती है स्टडी, डब्ल्यू एनएचएस की स्टडी है और डब्ल्यूएचओ की स्टडी है कि 85% ऑक्यूपेंसी अगर कंटिन्यूसली आपके अस्पताल में चल रही है ना, तो फिर आप कंजेशन का शिकार हो जाएंगे एट वन टाइम जाके। सही है। पेशेंट्स की जो बेस्ट फंक्शन होती है ना, वो 80 to 85% ऑक्यूपेंसी में होती है, नॉट 100%। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं 100% बेड ऑक्यूपेंसी पे जाता हूँ। अगर आप 100% बेड ऑक्यूपेंसी पे हैं या मोर देन 90% बेड ऑक्यूपेंसी पे, तो एट अ सर्टेन टाइम यू विल फेस अ बैड कंजेशन। सही है। अल्लाह ना करे कोई सर्ज आ गया, कोई क्लिनिकल कोई डिजीज ट्रेंड ऐसा आया, कोई सीजनल पीक आया, यू विल नॉट बी एबल टू अकोमोडेट ऑल सच पेशेंट्स। सही है। तो बेस्ट फंक्शन जो होता है ना, वो बिटवीन 80 to 85% होता है। दूसरी रीजन बताता हूँ क्यों होता है। जब आप 100% पे जाते हैं, इसका मतलब आपकी इन्फेक्शन कंट्रोल की गाइडलाइंस आप मीट ही नहीं कर रहे। आप बेड को प्रॉपर क्लीनिंग का टाइम नहीं दे रहे, हैंड वॉशिंग का टाइम नहीं दे रहे स्टाफ को, आप उसकी कल हमने बात की थी टर्मिनल क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग की, वो सारी चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं। आपके SBR फॉलो नहीं हो रहे हैं, आपके हैंड्स ऑफ कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजीज फॉलो नहीं हो रही। जब भी आप, एक गया एक खड़ा हुआ नहीं है बिस्तर से, दूसरा उसके पीछे खड़ा हुआ है कि भाई मैंने लेटना है आके। सही है। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं जहाँ बहुत रश होता है, कराची में एक रेस्टोरेंट है वहीद कबाब ना, वहां पे यही होता है। आप जाएं, वहाँ निहारी भी मिलती है और कबाब भी फ्राई मिलती है। तो वहां पे एक टेबल के साथ ना पीछे 4 बंदे और खड़े होंगे। और गलती से अगर आप हफ्ते की रात को चले जाएं, जुमे की रात को चले जाएं, तो भाई अभी तो मैं खा रहा हूं ना यार, तो खाना तो खाने दे दो सुकून से, फिर आप उठ बैठ जाना। तो वो ऐसा होगा आप पूरे उठेंगे नहीं, वो आपके नीचे से कुर्सी खींच के बैठ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे भी अस्पतालों के बिस्तरों का यही हाल है। मैं गलती से NICH चला गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे यहाँ। मैं वहाँ इमरजेंसी में गया, इमरजेंसी से मेरा इन पेशेंट में एक विजिट हुआ, एक लेक्चर देने गया। तो इन पेशेंट का राउंड किया मैंने वहाँ। तो पता चला जी, एक अगर 6 साल से कम का बच्चा है ना, तो एक बिस्तर पे 3 3 बच्चे हैं। और अगर वो 6 साल से बड़ा है तो 2 रख लेंगे। चले, मतलब उन्होंने अपना एक फिनोमेना बनाया हुआ है। अब मुझे पता है उसकी ऑक्यूपेंसी, अब वो 3 बच्चे 3 अलग बीमारियों के साथ हैं। ऐसा भी नहीं वो एक ही बीमारी के बच्चे हो तो चलो यार इन्फेक्शन थोड़ा सा कम फैलेगा यार। मतलब एक को डायरिया हुआ हुआ है, एक मेल न्यूट्रिशन है, वो भी उसी के साथ पड़ा हुआ है। सही है। तो अब मुझे बताएं कि वो 30 अदद बेड का जो वार्ड है उसकी ऑक्यूपेंसी 300% पे खड़ी है। तो कौन सी रॉकेट साइंस है ये। मैं इन्फेक्शन कंट्रोल कर नहीं रहा, मुझे कम्युनिकेशन का पता नहीं है, फिजिशियन मरीज की प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो रही है, मेरा हैंड ऑफ का मेथोडोलॉजी फॉलो नहीं हो रही है, इसकी दवाई उसको लग गई, उसकी दवाई इसको लग गई। एरर्स होंगे, मेडिकेशन एरर है, रिकंसिलिएशन नहीं होगी, सब कुछ होगा। तो इसीलिए स्टडीज ये बताती हैं कि योर 80 to 85% ऑक्यूपेंसी इज द राइट ऑक्यूपेंसी, इज द ऑप्टिमल ऑक्यूपेंसी फॉर एनी हॉस्पिटल वर्किंग। चाहिए। अब ये आप देखें कि अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक ग्राफ है जिसमें हमने ये बताया कि जी हॉस्पिटल ना जो जिस तरह चलता है, हो सकता है कि जी वो वहां से पेशेंट जो है वो काफी जगहों पर राउट होता है। सही है। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट सेटअप्स में, डिफरेंट वार्ड्स में, सब जगह राउट होता है। सही है। तो ये एक उसका फ्रेम था जो NHS ने बताया था। हम बात करते हैं बेड यूटिलाइजेशन की, बेड ऑक्यूपेंसी रेट। कल डॉक्टर नईम आपका सवाल था बेड ऑक्यूपेंसी रेट के ऊपर। तो बेड ऑक्यूपेंसी रेट का जो जेनेरिक फॉर्मूला है, जो अप्रूव्ड इंटरनेशनल फॉर्मूला है, जो JCIA भी कहता है, ISO सर्टिफिकेशन भी यही फॉर्मूला मानता है, WHO भी यही फॉर्मूला मानता है, NHS UK भी यही फॉर्मूला मानता है, और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में भी यही फॉर्मूला आपको मिलेगा फॉर हेल्थ केयर। हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, सॉरी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू नहीं, मेडिकल यूनिवर्सिटी। टोटल बेड डेज अवेलेबल डिवाइडेड बाय टोटल बेड डेज यूज मल्टीप्लाई बाय 100। जितने दिन तक वो बिस्तर अवेलेबल था और जितने दिन वो बिस्तर इस्तेमाल हुआ, इन दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आपके पास एक परसेंटेज नजर आ जाएगी। और वो परसेंटेज आपकी ऑक्यूपेंसी है। 85% ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हैविंग कंजेशन, कस्टम अस्पताल फंक्शन जो बेहतर करते हैं वो, उस पर हमने अभी बात की, 100% पे नहीं करते, 80 to 85% पे करते हैं। इस फॉर्मूला पे थोड़ी सी आगे बात भी करते हैं अभी।
अब आप अगले इंडिकेटर्स देखें बेड यूटिलाइजेशन को कैप्चर करने के लिए, ऑप्टिमाइजिंग योर बेड यूटिलाइजेशन। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे आप कैलकुलेट करें अपना। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे का जो फॉर्मूला है वो है टोटल बेड डेज डिवाइडेड बाय डिस्चार्जेस। आइडियल रेंज है लेस देन 5 डेज का आपका लेंथ ऑफ स्टे होना चाहिए। आइडियल रेंज है लेस देन 5 डेज। जो और स्टडीज ये कहती है कि जो मेडिसिन एंड लाइट की जो स्पेशलिटीज हैं उनका लेंथ ऑफ स्टे, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन मतलब उसके अंदर स्पेशलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल मेड आ गया, डर्मेटोलॉजी आ गया। अब डर्मा का लेंथ ऑफ स्टे जो होता है वो ना होने के बराबर होता है, वो 0.6 डेज वो डे केयर में प्रोसीजर करते हैं। सही है। इंटरनल मेडिसिन के कुछ मिक्स वॉल्यूम केस मिक्स होता है तो उनका लेंथ ऑफ स्टे ऑन एन एवरेज 3 डेज से लेकर 4.5 डेज तक आता है। सही है। कार्डियोलॉजी का लेंथ ऑफ स्टे अराउंड 2.5 डेज 2.6 डेज तक आ रहा है। सही है। पोस्ट कैथ के जो आपके इलेक्टिव पेशेंट एडमिट हुए वो सारी चीजें हुई। अब इसी तरह इन्फेक्शन डिजीज का मरीज एडमिट कर लें तो उसका लेंथ ऑफ स्टे 9 दिन होता है। तो ऑन एन एवरेज आपका लेंथ ऑफ स्टे लेस देन 5 डेज होना चाहिए। और स्टडीज ये कहती हैं और अस्पताल के ट्रेंड्स भी ये कहते हैं कि ऑन एन एवरेज मेडिसिन एंड लाइट का जो लेंथ ऑफ स्टे कैलकुलेट होता है वो बिटवीन 4 to 4.6 4.8 कैलकुलेट होता है। सही है सर। इससे आपकी इन पेशेंट फ्लो की एफिशिएंसी का अंदाजा हो जाता है। सही है। अगर ये रेंज आपकी ज्यादा है, 8 9 दिन जा रही है, तो आप इसको कम करें। जब आप इसको कम करेंगे तो उसकी रीजन ये है कि आप अपनी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे उस बेड पे। अब आप को ये बात समझ में आई होगी, या नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। जब आप अपनी लेंथ ऑफ स्टे को कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो आप अपना पेशेंट वॉल्यूम बढ़ाएंगे। मरीज पहले 8 दिन आपने एवरेज आपके वार्ड में दाखिल हो रहा था और आपके पास 10 बिस्तर थे, 30 दिन के लिए अवेलेबल थे। तो 10 × 30 हो गया 300। और आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे आ रहा है 8 दिन 6 दिन का। तो आप मुझे बताएं कि आपने कितने मरीज दाखिल किए। 300 दिन आपका बिस्तर अवेलेबल है सर, और आपका लेंथ ऑफ स्टे 6 है। आप कितने मरीज दाखिल हो रहे हैं आपके पास? सर टोटल बेड कितने हैं सर? सर 10 अदद बिस्तर हैं। 10 जी बिस्तर हैं और 6 दिन का लेंथ ऑफ स्टे है। सही है। तो आप मुझे बताएं पूरे महीने में कितने मरीज दाखिल किए आपने? सर पूरे महीने में आपने दाखिल किया 50 मरीज। और मैं बताता हूँ ये कैलकुलेट कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ बेड्स मल्टीप्लाई बाय अवेलेबल डेज। महीने में 30 दिन अवेलेबल होता है बिस्तर, 300 हो गया। जी जी 6 जी। से डिवाइड करते हैं लेंथ ऑफ स्टे से तो वो आ जाएगा आपका 50 मरीज। अगर ये लेंथ ऑफ स्टे को मैं कर दूं 6 से ले आके 4.8 पे, तो जी मैं कितने मरीज दाखिल करूंगा? कल 70 हो जाएंगे सर। 70 हो जाएंगे। 75 के करीब, 70 75 के करीब मरीज हो जाएंगे। तो मुझे बताएं आपका वॉल्यूम बढ़ा, जी आपका बिल्कुल। टर्नओवर बढ़ा। जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो आपका इमरजेंसी इनपुट और इलेक्टिव एडमिशन का इनपुट बढ़ना शुरू हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम जी हमारे सर। पास कैपेसिटी उतनी थी। आज हम 50 मरीज जी दाखिल कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी को थोड़ा सा देखते हुए समझते हुए उस पर थोड़ी सी वर्किंग करते हुए हमने अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई है। मैंने नया बिस्तर नहीं खोला है, लेकिन मैंने अपना वॉल्यूम जरूर बढ़ाया है। सही है सर। फिर एक बात आती है बेड टर्नओवर रेट। हम देखते हैं कि जी डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय बेड, कि एक मरीज एक बिस्तरे पे कितने मरीज सर्व होते हैं, ये भी देखना जरूरी है। अभी हमने एवरेज लेंथ ऑफ स्टे की बात की, लाजमी सी बात है जब लेंथ ऑफ स्टे कम होगा तो डिस्चार्जेस बढ़ जाएंगे। जब लेंथ ऑफ स्टे कम होगा तो डिस्चार्जेस बढ़ जाएंगे, जब जी डिस्चार्जेस बढ़ जाएंगे तो बेड टर्नओवर रेट भी बढ़ जाएगा। जी जी सही है सर। इसके बाद आ जाता है बेड टर्नओवर इंटरवल। जी सर ऐसे। सही है सर। अवेलेबल माइनस यूज बेड डेज डिवाइड बाय डिस्चार्ज। ये बताता है कि जी एक बेड जो है वो बिटवीन पेशेंट्स कितनी देर खाली रहता है। सही है। ये पूरे महीने की बात है, 1.5 डेज इन अ होल मंथ। सही है। अब आए आप आगे, 85% रूल। ये एक बहुत बड़ी स्टडी है। और 85% रूल से पहले अगर हम, अच्छा चलें,
ये एक एक्टिविटी है, ये हम करेंगे, लेकिन हम पहले जरा 80-85% रूल पे बात करते हैं। अभी तक जो मैंने पीछे आपको बताया है उसमें तो कोई मसला नहीं है आपको? सर जो कल मैंने फॉर्मूला आपसे शेयर किया था, वो फॉर्मूला जो है वो डज इट मेक सेंस या वो यस नहीं? यस यस। यस, इट मेक तो सेंस। मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। मुझे जी जी आपसे सर। 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मैं जी दो सर। मिनट बाद आ रहा हूँ, यहीं से हम ज्वाइन कर रहे हैं। सर ठीक है। 85% रूल। 85% रूल। हमने सारी अभी पीछे बात की कि एफिशिएंट ऑपरेशंस है 80-85 के बीच में अगर आपकी बेड ऑक्यूपेंसी है। ये रूल आया कहाँ से? ये आया ऑपरेशन रिसर्च से और क्यूइंग क्यूइंग थियोरी से। सही है। क्यूइंग थियोरी जो मॉडल है ना, वो आपके कॉल सेंटर्स में, एयरपोर्ट्स पे और हॉस्पिटल में फॉलो होता है। एरलांग सी मॉडल भी कहते हैं इसको। सही है। तो इसके अंदर क्या होता है, क्यू बिल्डअप होती है, पेशेंट की वेटिंग। अगर कोई स्मॉल डिले भी आता है ना, तो आपकी क्यू बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। आपको क्यू को, क्यूइंग थियोरी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी क्यू फास्ट मूविंग हो। सही है। तो 80-85% रूल की बात यहाँ पे ये बताता है। सही है। और आपको, अगर आपकी इससे ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है तो आपके पास बफर नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड एडमिशंस के ऊपर, कोई सर्च कैपेसिटी के ऊपर, तो वो सारी चीजों की बात करता ही है। ओके। अब आ जाएं आप बफर प्रिंसिपल के ऊपर। बफर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जी, अगर आपकी ऑक्यूपेंसी लेस देन 70% है तो आप अंडर यूटिलाइज हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 80-85% है, आप ऑप्टिमल पे हैं, बैलेंस्ड हैं, एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों मौजूद है। 90-95% पे आप ओवरलोडेड हैं, डिलेज हो सकते हैं, बॉटलनेक्स क्रिएट हो सकती हैं। और अगर 100% पे तो ग्रिड लॉक है, सिस्टम स्टेट कहता है ग्रिड लॉक है, नो रेजिलियंस, अनसेफ केयर। सही है। If every bed is occupied, even a small surge like trauma or outbreak creates a bed crisis। तो 15 से 20% आपकी जो बेड एम्प्टीनेस होती है ना, वो सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। ऐसा नहीं है कि वह बिस्तर खाली पड़ा हुआ है। जब आप पूरे महीने में एवरेज वर्किंग करते हैं ना बेड्स की, तो वो बेड बताता है कि जी एक मरीज डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद उसकी क्लीनिंग प्रोटोकॉल, उसके ऊपर नया मरीज आया, उसके अंदर टोटल 1 घंटा सवा लग गया, तो वो जितने मिनट्स होते हैं ना, वो हम माइनस कर रहे होते हैं उसकी एडमिशन डेट से लेके डिस्चार्ज टाइम तक और नेक्स्ट एडमिशन तक। उस बेड के ऊपर हम चीज़ों को माइनस कर रहे होते हैं। तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में, हमें वहां से सिस्टम फ्लेक्स, हमें वहां से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और हमें वहां से एम्प्टी बेड्स की कैलकुलेशन हम बनाते हैं। इस एम्प्टी बेड का मतलब ये कतन नहीं है कि आपका वो बिस्तर खाली रहा। सही है। ये जो इंटरवल्स होते हैं ना, शॉर्ट इंटरवल जो गैप्स आते हैं बीच में, जिसमें वो बिस्तर खाली होता है डिस्चार्ज से लेके अगले मरीज तक के, ये वो टाइम फ्रेम्स कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे। और ये टाइम फ्रेम हम रेगुलरली इंडस हॉस्पिटल में कैलकुलेट करते हैं, और अपनी बेड ऑक्यूपेंसी, बेड टर्नओवर रेट्स मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं फॉर ईच एंड एवरी सिंगल डिपार्टमेंट। अब हम यहाँ पे एक स्टडी की बात करें, एक सवाल, एक सिनेरियो हमने यहाँ पे रखा है कि जी आपके पास मेडिकल वार्ड है जो 24 बिस्तर का है, 124 एडमिशन हुए, 105 मरीज डिस्चार्ज हुए, 88% ऑक्यूपेंसी है, 30 दिन का महीना है। अब आप जरा वो सारे फॉर्मूले जो मैंने पीछे बताए थे, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, बेड टर्नओवर रेट, बेड टर्नओवर इंटरवल, ये कैलकुलेट करना है। अब आप अगर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके इंटरप्रिटेशन के साथ रखा हुआ है। आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे होता है टोटल बेड डेज डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। सही है जी। अब यहाँ पे आपके पास 24 बिस्तर थे, 24 बिस्तर 30 दिन के लिए अवेलेबल थे, तो बेड डेज आगे आपके हो गए 24 × 30। सही है सर। 24 × 30 कितना होता है जी? 720। 720 डिवाइडेड बाय आपके डिस्चार्जेस हैं 105। जी। तकरीबन ये 6.8, 6.7 के करीब बनता है। तो 6.03 डेज अगर आप राउंड ऑफ करें तो ये आपकी वैल्यू क्रिएट होती है लेंथ ऑफ स्टे की। आइडियल रेंज कहती थी लेस देन 5 डेज। सही है। इंटरप्रिटेशन क्या बनाई हमने इसकी, पेशेंट पेशेंट जो है वो आपके आइडियल रेंज से ज्यादा रुक रहा है। अब जब आप इस लेंथ ऑफ स्टे को मिनिमाइज करना शुरू करेंगे, कंट्रोल करना शुरू करेंगे, बेहतर प्लानिंग के साथ, अर्ली डिस्चार्ज प्लानिंग के साथ, डिस्चार्ज बिफोर नून के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, एसबीआर को लेते हुए, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन को स्ट्रांग करते हुए, मेडिकेशन डिलेस को खत्म करते हुए,
जब आप अपनी लेंथ ऑफ स्टे को मिनिमाइज करेंगे तो आपका पेशेंट का टर्नओवर बढ़ जाएगा। सही है। इसी तरह बेड टर्नओवर रेट है, ये बता रहा है जी 4.38 बेड पर मंथ। सही है। ये लो थ्रूपुट है, ये आपका होना चाहिए 8 to 10 के बीच में कहीं। ओके। फिर आ गया बेड टर्नओवर इंटरवल की बात कर लेते हैं। ये बेड क्लीन एंड रीयूज प्रॉम्प्टली, ये बता रहे जी आप 0.82 डेज में कर लेते हैं, आइडियली 1.5 डेज से कम होना चाहिए, तो ये बेहतर है। अब नीचे ये बता रहा है, नीचे हमने एक चीज लिखी कि जी हाई ऑक्यूपेंसी प्लस ALOS लेस देन 6 डेज, मोर देन 6 डेज, इन पेशेंट फ्लो बॉटलनेक, लो बेड टर्नओवर रेट रिफ्लेक्स फ्यूअर पेशेंट सर्व पर बेड, कंजेशन रिस्क है। और गुड बेड टर्नओवर इंटरवल, एफिशिएंट बेड प्रिपरेशन बट लिमिटेड इनफ्लो कैपेसिटी। क्योंकि बेड टर्नओवर तो अच्छा हो रहा है, लेकिन ऊपर टर्नओवर रेट और लेंथ ऑफ स्टे दोनों बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप फ्लो इनफ्लो जो है ना आपका लिमिट है। जब आप इनफ्लो कैसे बढ़ेगा, जब आप ये चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। सर ये अवेलेबल माइनस यूज जो आपने कैलकुलेट किया है, ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 2 बजे किया या रात को किया या सुबह के टाइम किया? ये नहीं किस सर, ये पॉइंट ऑफ 30 टाइम पे किया? 30 डेज का स्ट्रेट डेटा कैलकुलेट करते हैं टाइम स्टैंपिंग के ऊपर। ये फिक्स इंटरवल डेटा नहीं होता। ये जब हम टाइम स्टैंपिंग करते हैं ना, हम हर एडमिशन हर डिस्चार्ज का टाइम कैलकुलेट करवाते हैं कि इसके कितने घंटों का स्टे था, या वो जो बेड खाली रहा है ना एक डिस्चार्ज से लेके दूसरा उस बेड पे एडमिशन के बीच में जितने वो मिनट खाली रहे ना, वो मिनट को टोटल आप मंथ पे एवरेज करें तो वो अवेलेबल और यूज निकलता है वहां से। कि वो जी अवेलेबल तो देखें 24 बिस्तर हैं, अवेलेबल 720 मिनट के लिए थे, यूज कितनी देर हुए, वो इन दोनों को माइनस करें, डिवाइड बाय डिस्चार्ज करें, आपके पास ये सामने चीज आ जाएगी। मतलब वो टोटल 19.5 घंटे तक में 20 घंटे के लिए बेड जो है ना, वो आपके पास अवेलेबल रहा है उस इंटरवल में, जो 0.82 डेज बनता है पूरे महीने में, पूरे पूरे एक महीने में। ये महीने में? मंथ की फिगर कैलकुलेट होती है, ये पर डे की नहीं है, ठीक। ये 30 डेज के ठीक। ऊपर कैलकुलेशन करते हैं हम। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ठीक है 24 सर, बिस्तर ठीक है, है सर। बेड नंबर 1 पे पेशेंट एडमिट हुआ पहली जी। तारीख को, और डिस्चार्ज हुआ 5 तारीख को दोपहर को 2 बजे। दूसरा मरीज 5 तारीख को दोपहर को 2:20 पे उस पर एडमिट हुआ, तो वो जो 20 मिनट है ना, वो आपके पास अवेलेबल था। अब इस तरह आप सारे बेड्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक टोटल सम आ जाएगी। उस टोटल ठीक है सम को सर। फिर अवेलेबल यूज से माइनस कर दें तो फिर आपके पास ये हम्म। फिगर निकलती है। सर ये वाली फिगर तो फिर वो आर्ली कैलकुलेशन के साथ निकाली जा सकती है, जैसे वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में डे टू डे काउंटिंग हो रही है, उसमें तो हम ये नहीं निकाल सकते। सर पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, स्टैंपिंग टाइम स्टैंपिंग जनरेशन तो एक ही तरीके से होती है ना, घड़ी तो एक ही है ना पूरी दुनिया में। मरीज कितने बजे दाखिल सर हुआ, वो एक्चुअली जी जी, आप बोलें, आप अपनी मैंने बात पूरी करें। आपको जो जिक्र किया था कि, हमारे हम जो सिस्टर जो राउंड करती हैं कि जी 20 बेड के वार्ड में कितने मरीज दाखिल हैं और फलाने बेड में कितने मरीज दाखिल हैं, तो वो उसके हिसाब से बेड ऑक्यूपेंसी कैलकुलेट हो रही होती है। वो तो दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक दफा ही एक्टिविटी हो रही होती है। हाँ वो तो लाइव अब डेटा नहीं जा रहा होता कि पेशेंट हाँ, इस टाइम पे एडमिट हुआ था, इस टाइम पे डिस्चार्ज हुआ। मसला ये है, देखें आपने अपने सवाल में जवाब बता दिया ना। मसला ये है कि आपके पास डेटा कैप्चर नहीं हो रहा। अब वो जो जो उसने जब दिन में एक दफा राउंड किया तो उसने उस वक्त देखा कि जी ये नया मरीज दाखिल हो गया है, ये पुराना मरीज डिस्चार्ज हो रहा है, ये बेड खाली हो रहा है, ये भर रहा है, जो भी है। हम बात करते हैं, देखें जब डेटा कैलकुलेशन की बात होती है ना, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेथोडोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो डेटा डिसीजन जब भी होता है, डेटा से आप जब डिसीजन निकालते हैं जब आप लाइव डेटा कैप्चर करते हो। लाइव डेटा कैप्चर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड से भी लाइव डेटा कैप्चर कर सकते हो, वो तो होता ही लाइव है, मान लिया बात हमने। लेकिन आप मैन्युअली भी लाइव डेटा कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बिस्तर खाली हुआ, आप एक कंट्रोल शीट बनाएं जिसके अंदर एडमिशन और डिस्चार्ज की एक ही शीट हो एक्सेल के ऊपर। अच्छा, वो शीट मैं आपको दिखाऊंगा आपको जब हम डेटा डैशबोर्ड पढ़ेंगे ना, तो जो हम अपने पास प्रैक्टिस करते हैं, और वो जो शीट है वो डिफरेंट दो तीन हॉस्पिटल में और इम्प्लीमेंट हमें अभी हमने कराई है कोर के प्लेटफॉर्म से ही। उसको हम कहते हैं पेशेंट जर्नी ट्रैकर, इन पेशेंट जर्नी ट्रैकर कहलाता है वो। हम उसमें ये देखते हैं कि जी फला पेशेंट, मोहम्मद इमरान पेशेंट जो था वो दाखिल हुआ इतने बजे, वो एडमिशन ऑफिसर जो है ना वो उसकी एंट्री कर देता है।
अब उसको फिक्स कॉलम दिए हुए हमने कि तुम्हारे पास जो एंट्री करने का राइट है वो पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड नंबर लिखोगे, पेशेंट का नाम लिखोगे, पेशेंट की एज लिखोगे, और पेशेंट का बेड नंबर डाल सेलेक्ट करोगे, वार्ड सेलेक्ट करोगे, और टाइम ऑफ एडमिशन डालोगे। ये 6 फील्ड उसके पास है, 6 के बाद वो आगे काम नहीं कर सकता शीट पे। अब उसका जो अगला पोर्शन है वो खुल जाएगा इन पेशेंट के ऑपरेशंस ऑफिसर के पास। पेशेंट आपने कितने बजे रिसीव किया, पेशेंट एडमिशन का टाइम, पेशेंट रिसीव एक्चुअल ऑन बेड का टाइम। तो ये क्या कैलकुलेट कराते हैं हम, कि जी पेशेंट का जो नॉन वैल्यू एडेड टाइम था ना, जिसमें पेशेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा था, कि वो एडमिशन ऑफिस से लेके बिस्तर तक पहुंचने में जो उसको 20 मिनट लग गए, तो पेशेंट का तो कोई भला नहीं हुआ ना उसमें। तो उस टाइम को हमने कैसे कम करना है, उस टाइम जी की जी। कोई स्ट्रेटेजीज हमने डेवलप करनी, तो हमने एक वो टाइम इंटरवल कैलकुलेट किया, पहला हमारा स्टेप इन पॉइंट। उसके बाद उसका पूरा लेंथ ऑफ स्टे चलता रहा और सारी चीजें होती रही। उसके बाद हमने वहां पे इन पेशेंट वाले लड़के को ये बताया कि जी आपने इसके ऊपर ये टाइम डालना है कि डीसी ऑर्डर गिवन बाय द फिजिशियन, कितने बजे ऑर्डर मिला आपको कि इस मरीज को डीसी करना है। अब जब फिजिशियन डीसी ऑर्डर देता है ना, तो उसके बाद हम सबके कान खड़े हो जाते हैं कि अरे भाई इसको फला एंटीबायोटिक लगानी थी। वो राउंड में आके कंसल्टेंट साहब ने बताया कि जी ये 1 2 दवाइयां लगेंगी, 2 दवाइयों के बाद ये घर चला जाएगा, और फला दिन का अपॉइंटमेंट करा देना, फला दिन ये फला फला क्लिनिक में फॉलो कर लेगा। सही है जी। अब वहां पे आपने उसको बताया कि जी डीसी आपको कितने बजे डॉक्टर से मिला ऑर्डर, डीसी कितने बजे रिकंसाइल होके क्लोज हुआ और मरीज के हवाले किया, मरीज कितने बजे बाहर निकला, बेड अवेलेबल कब हुआ अगले मरीज के लिए, ये 4 टाइम वो और रिकॉर्ड करता है। अब इस 4 टाइम को रिकॉर्ड करने की लॉजिक बताता हूँ आपको क्या। डीसी डॉक्टर ने जो दिया, जो कंसल्टेंट टीम ने जो डीसी दिया, उससे लेके वो जो नर्स को अपने रिकंसैलेशन करनी है, मेडिकेशन समझानी है, बताना है और मरीज को बाहर भेजना है, उसमें कितना इंटरवल लगता है ऑन अ मीन बेसिस। आपने एक मंथ एवरेज निकाल लिया, अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर मोर देन 30 मिनट्स लग रहे हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द सेटअप, मैं डिपेंडिंग ऑन द सेटअप की बात कर रहा हूँ, अगर किसी सेटअप में बड़े बेड ज्यादा बेड्स हैं और किसी में कम है, तो उसका टाइम इंटरवल आप उसी तरह डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली दुनिया में 30 मिनट का टाइम फॉलो करते हैं। अगर 30 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो फिर आपको एक वहां पे प्रोसेस मैपिंग की जरूरत है, उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, ताकि बेड टर्नओवर इंटरवल आपका कम होता रहे और प्रॉम्प्ट इनफ्लो आता रहे। फिर मरीज के जाने से लेके नया मरीज आने तक का टाइम वो कैलकुलेट करवाया। तो हमने ये टाइम स्टैम्पिंग्स कैलकुलेट करवाई, और उसके बाद हमने इसके अंदर लीन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए कि हाउ दिस कैन बी मोर एफिशिएंट। तो हमने अभी जो एक प्रोजेक्ट किया है उसमें ये किया है कि जी डॉक्टर फिजिशियन ऑर्डर रिसीव जब होता है ना, तो हमारे यहाँ पे दो चीजें हैं, क्योंकि हम हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जी आपका इलाज के पैसे कोई ना कोई डोनर तो दे रहा है ना, कोई डोनेशन बेस आपको पैसे तो मिल रहे जी हैं ना जी। उस इलाज के, वो अस्पताल की कॉस्ट तो लग रही है ना। तो हमने हमारे हर मरीज की एक बिलिंग होती है, वो मरीज को नहीं मिलती, लेकिन हम अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल मॉडल पे काम करने के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कराते हैं उसकी। तो जैसे डीसी ऑर्डर मिलता है ना, तो साइमल्टेनियसली वो बिलिंग को इन्फॉर्मेशन चली जाती है, साइमल्टेनियसली फार्मेसी को इन्फॉर्मेशन जाती है। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे जाती है। ये हमने एक व्हाट्सएप क्लोज ग्रुप बनाया जिसमें फार्मेसी, बिलिंग और नर्स मैनेजर शामिल होता है। ये तीनों को इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये डीसी ऑर्डर आ गया है। अब इन तीनों के 30 मिनट अभी शुरू हो गए। इसके अंदर साइकिल ये है कि फार्मेसी अपना क्लोज करेगा, ग्रुप पे अपडेट करेगा, बिलिंग अपना सब कुछ चेक करके ग्रुप पे बताएगा, और नर्स एंड में बताएगा जी ओके डन प्रोसीड। ये 30 मिनट में करना है आपको। इसके बाद इसी दौरान में 30 मिनट में जब नर्स का काम क्या है कि जी वो पेशेंट एजुकेशन, उसको दवाइयां समझाना, उसको डीसी ऑर्डर समझाना, उसको अपॉइंटमेंट सारे देखना, उसकी सारी चीजें करना, ये अरेंज कर दिया आपने। जो क्लिनिकल ऑपरेशन का लड़का बैठा हुआ है वहां पे, जो बच्चा बैठा हुआ है, उसका काम है उसको अगले अगले 2 3 जो भी अपॉइंटमेंट है वो बताना, दिलवाना। दिलवाने के बाद उसको बता देना कि जी ये आपके अपॉइंटमेंट है, अटेंडेंट को बाहर तक का रास्ता समझाने का, जाना कैसे है आपने। तो ये हमने प्रोसेस शुरू किया। हमने कहा जी ये पहले होता था फोन पे, 3 जगह कॉल करेगा वो, उसने फोन उठाया नहीं उठाया मसला, हम्म। हमने दी सबको एक हेल्पलाइंस। हर डिपार्टमेंट को हमने हेल्पलाइन दी जो सिंगल नंबर है। पीछे डिपार्टमेंट में 200 बंदा काम करता है, मेरी उससे गर्ज नहीं है, मैं वो सिंगल नंबर के ऊपर राब्ता करूंगा। और मैंडेटरी है कि एक मैसेज अगले 2 मिनट में रिस्पॉन्ड होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्ड नहीं होता वो 2 मिनट के अंदर मैसेज,
तो उसके ऊपर इंसिडेंट भरने का पूरा राइट है हमें। ये प्रोसेस मैप पे डॉक्यूमेंट हुआ हुआ है। सर वो बंदा व्हाट्सएप ही चेक करता रहेगा, वो बंदा काम किस वक्त करेगा? हाँ सर, व्हाट्सएप भी चेक करता रहेगा, बिल्कुल आपकी बात सही है सर। 24 बेड का मेडिकल वार्ड है मेरे पास इंडस अस्पताल का। वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, एचडी और आईसीयू की बात नहीं कर रहा, वो तो सब मिला के मेरे पास 100 बिस्तर होते हैं। 24 के बेड का वार्ड है और एवरेज 5 या 6 डिस्चार्जेस डेली होते हैं। सही है। तो उसको 5 और 6 डिस्चार्जेस को मैनेज करने में पूरा दिन तो नहीं लगेगा। अच्छा, अब लेकिन सर उसको वो कंट्रोल व्हाट्सएप की करने टू का। टू जो है वो तो। नहीं सर, व्हाट्सएप की टू टू हमने खत्म कर दिया। हमने कहा सिस्टम पे खोल लो व्हाट्सएप, वेब व्हाट्सएप चलाया करो, सामने दिखता रहेगा क्या आया है, बाकी काम भी वो करता रहे। अच्छा, उसके आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ये पॉइंट बहुत सारे लोगों ने भी उठाया। फिर हमने क्या किया, हमने एक छोटी 30 इंच की स्क्रीन लगाई उसी हॉल में, और सामने ऑफिशियल नंबर का व्हाट्सएप है ना, क्योंकि वो आपका पर्सनल व्हाट्सएप नहीं है, वो ऑफिशियल हेल्पलाइन का नंबर बनाने का मकसद यह था कि आपके दोस्त अहबाब के और आपके घर वालों के मैसेजेस उसमें ना नजर आ रहे हो, तो वो स्क्रीन पे चल यस रहे सर। हैं सामने। उसके अंदर उसको पता है कि जी गिनती के अस्पताल के 10 लोग ही मुझे मैसेज करेंगे। ये ठीक है, तो ये वो सही है। सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। हर कमरे में एक 32 इंच की छोटी एलसीडी लगा दी, जो कंप्यूटर की एलसीडी होती है, हम्म। और वो आपके ही कंप्यूटर से डुअल पोर्ट से कनेक्ट कर दी। दूसरा सीपीयू लेने की जरूरत नहीं है। 300 रुपए का डुअल कनेक्टर आता है वीजीए का। आपने 2 एलसीडीज चला ली, आपने उसका एक्सटेंडेड व्यू बनाया, स्क्रीन 1 और 2, जो आपके सिस्टम में ऑप्शन होता है। आपने व्हाट्सएप की विंडो वहां खोली, अब वहां पे देख रहा है, उसको दिख गया डिस्चार्ज आ गया, उसने अपना सिस्टम पे देखा सारी चीजें, और उसमें व्हाट्सएप रिप्लाई कर दिया, ओके क्लोज। तो ये लीन प्रिंसिपल हम लेके आए। पहले हमने इसका व्हाट्सएप शुरू किया था तो ये तकालीफ आई कि जी सर, ये तो मेरा पर्सनल नंबर है, मैं कैसे इस पे जवाब दे सकता हूँ, उसके ऊपर तो 10 मैसेज और आते हैं। हम्म। 1 महीना 1.5 महीना हमने सुना और हमने डिलेस भी ऑब्जर्व किए। फिर हमने कहा जी हेल्पलाइन ले लेते हैं, जी हेल्पलाइन ले ली। तो उन्होंने कहा जी सर, अब दो दो मोबाइल रखूं मैं? हमने कहा नहीं, दो मोबाइल नहीं, डिपार्टमेंट को मोबाइल इश्यू होगा, एक ही मोबाइल होगा, हैंड ओवर करते हुए जाओ। मैं 24 घंटे में अगर मेरे इन पेशेंट में कोई इश्यू है ना, तो मेरे कंसल्टेंट को ये स्ट्रेट एक प्रोसेस बताया हुआ है हमने। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप हमारे कंसल्टेंट हैं या रेसिडेंट हैं, R1 तक के लेवल के लोगों को ये बताया हुआ है, इट्स नॉट मैंडेटरी, यू नीड टू बी अ फिजिशियन फॉर दैट ओनली। आपके आगे डॉक्टर लगा हुआ है ना, और आपको क्लिनिकल ऑपरेशंस की टीम ने अगर उस व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, तो आपके पास पूरा राइट है इंसिडेंट बनने का, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्ट आप मैनेजर को कॉल करें उसके, जो मैं हूं। सही है सर। तो हम्म। सेकंड कॉल में होता हूँ, और 24/7 में सेकंड कॉल होता हूँ, 365 दिन मैं 24 घंटे कॉल पे होता हूँ, कि कभी भी मेरे पास कॉल आ जाएगी अगर मेरी टीम रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अगर मेरी कॉल्स इनिशियली बहुत ज्यादा थी, मेरे पास हम्म। कॉल्स का रेट बहुत ज्यादा था, लेकिन जब आप प्रोसेस को मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन पे लेके जाते हैं ना, तो उसकी सक्सेस कैसे पता चली जी, मेरे पास कॉल आना कम हो गई, और आज अल्लाह के फजल से मेरे पास शाम 8 बजे के बाद कोई कॉल नहीं आती। तो दिस मीन्स हम्म। योर प्रोसेस इज इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग इट, यूटिलाइजेशन अच्छी हो गई है ना। तो ये आपको कुछ, देखें सर, मैं आपकी, आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं इन सबकी बात से एग्री करता हूँ। आप गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हैं, गवर्नमेंट में जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, पैसा लगता है इसके अंदर, इसके अंदर रिसोर्स चाहिए अलग से। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स तो इम्प्लीमेंट हो सकती है ना, जो आप बैठ के अपनी टीम में ही करा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जी सर। हमने किया है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इंटीरियर सिंध में। मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया। वहां पे हम गए, और वहां पे हमें ये बेड यूटिलाइजेशन मॉड्यूल पढ़ाना था मुझे। तो उन्होंने डिमांड ये की कि जी सर, ये कागज पे नहीं पढ़ेंगे, आप फिजिकली आए, हम्म। 1 हफ्ता यहाँ रहें, हमें पढ़ा के भी जाएं और हमें समझा के भी जाएं। तो जब हमने उनको पूरा प्रोसेस पढ़ा और समझा, तो 1 हफ्ते से ज्यादा लग गया हमें, 2 ढाई हफ्ते लग गए, क्योंकि पहले उनका प्रोसेस मुझे समझना पड़ा कि वो करते क्या। अच्छा, जब उन्होंने अपना हम्म। प्रोसेस समझाया, तो मैंने रात के खाने पे तीसरे दिन एक जवाब दिया। मैंने कहा जो मैं पढ़ाने आया हूँ और जो समझाने आया हूँ वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट कर लें, क्योंकि जो मैं बताऊंगा उसके लिए मुझे एक टीम चाहिए। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं, आप लोग की विलिंगनेस है कि हम वो हायरिंग तो कर नहीं सकते, पैसा तो लगा नहीं सकते, कि आप लोग वो काम करना चाहेंगे? तो उसमें एक बहुत सीनियर फिजिशियन है, और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। तो उन्होंने कहा देखें हजरत,
अच्छा, मेरी जितनी उम्र नहीं है ना उतना उनका तजुर्बा है। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे सर कहते हैं, तो मैं उनको हमेशा ही कहता हूँ कि सर आप मुझे सर ना कहें, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, आपकी आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा देखें, कुछ बेहतर करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम। हमने कहा सर क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप? कह रहे हैं आप पहले प्लान बताएं। मैंने उनको ये सारी चीजें, जितनी प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ, इससे बहुत डिटेल में उनको बताना शुरू करी। उसके बाद उन्होंने मुझे 10 लोगों की टीम दी अपने ही फिजिशियंस की, जिसके अंदर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर एचआर और रेसिडेंट लेवल के लोग थे। उन्होंने कहा इनको काम बांट दें। सही। सही, हमने उनको बिल्कुल काम ठीक है। मैंने उनको बता दिया कि जी आप अगर ये टीम बना लें, उसमें नर्स भी शामिल हो गई, उसमें वो जी वार्ड बॉय जो था ना, हमने वहां से 2 वार्ड बॉय ऐसे पकड़े जिनको एक्सेल चलाने का बहुत शौक था, उसी कोहार्ट में से निकाले। हमने उनकी भी ड्यूटी लगाई। मैंने कहा अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद आधा घंटा रोज बैठे को ये शीट बनाओगे? कह रहा बनाऊंगा। सर पैसे कुछ मिलेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं मिलेंगे। मैंने कहा लेकिन जब बन जाएगी चीज और सामने आ जाएगी, तो वो प्रोफेसर साहब ने कहा कि नहीं, फिर हम इनको देंगे, हम इनको इनको बोलो इनको चाय हम पिलाएंगे यहाँ पे। अब इनको चाय और दोपहर का खाने का मसला खत्म हो जाएगा, इनको खुद नहीं खाना पड़ेगा। लोगों ने काम करना शुरू किया डॉक्टर नईम, और मैं आज साल हो गया है, मैं उसका अभी लास्ट 2 महीने पहले ऑडिट करके आया हूं उस डेटा का। एंड दे हम्म। हैव अचीव देयर ऑक्यूपेंसी एट 86%, स्टैग्नेंट फॉर लास्ट 8 मंथ्स। बेड जबरदस्त। टर्नओवर, बेड लेंथ ऑफ स्टे उनका 7 से 8 दिन के ऊपर था जब हम पहुंचे थे। आज उनका लेंथ ऑफ स्टे 4.2 डेज, पिछले 6 महीने से स्टैग्नेंट खड़ा हुआ है। जबरदस्त, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी हो गई, बहुत एफिशिएंसी अच्छी बहुत की अच्छी हो है। गई। अल्लाह ताला। और मसला ये है कि अच्छा, उन्होंने एक चीज और बताई कि जी मैं, मेरे बाद जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो भी उन्होंने 6 लोग आइडेंटिफाई कर दिए कि जी मैं नहीं हूं तो ये है, ये नहीं है तो ये है। ऐसा नहीं हो कि वो पर्सन डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं बनने दिया उन्होंने। हम्म। तो मैंने सर से एक चीज पूछी, मैंने कहा सर आपने दुनिया में कितने जगहों पे विजिट किया है, कितने हॉस्पिटल में विजिट किया है जो आपकी ये प्लानिंग है? तो हंसते हुए कहने लगे, बोला हम देसी सादा लोग हैं, हम कराची आए थे सीपीएसपी का एग्जाम देने के लिए और वहां से पास होके वापस आए हैं अपने घर। तो उसके बाद दोबारा ना एग्जाम लेने के लिए और देने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं, उसके अलावा हम कभी कहीं बाहर नहीं गए। तो मैंने कहा सर ये, कह रहे वो जो आप लोग के हाथ में मोबाइल है ना, इस मोबाइल में पूरी दुनिया है, तो बंदा रिसर्च पेपर क्यों ना पढ़े बैठ के? तो ऐसे भी लोग हैं। तो जी उन्होंने जी। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो माशाल्लाह, आज बड़ी खुशी होती है मुझे कि जो चीज़ हमने बताई थी उन्होंने इम्प्लीमेंट की, और वो उनकी अपनी मेहनत है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला हमें भी ये मौका देगा, और हम हैं आपके साथ ना, हम आपको गाए बगाए वक्तन व वक्तन चीज़ें जब जब आप पूछेंगे, इस पूरे कोआर्ड में जो 97 लोग इस व्हाट्सएप पे ऐड हैं, जी सर। जब भी ये मैसेज करके पूछेंगे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड ऑन टाइम। कोई भी क्वेरी होगी मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि एक अज़म है, एक विजन है, आपका और मेरा और हम सब का, कि हमें ये सिस्टम को बेहतर करना है। तो हम ये सिस्टम को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही है इंशाल्लाह जी। सर, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। सर। अच्छा। अच्छा, व्हाट इफ सिनेरियो की बात करते हैं। व्हाट इफ सिनेरियो में ये बोलता है जी, ये भी इसी तरह कैलकुलेशन निकली है कि आपके ये पूरी कैलकुलेशन जो हमने बनाई थी कि अब आप नीचे देखें, रिड्यूसिंग लेंथ ऑफ स्टे बाय 1 डे इक्विवेलेंट ऑफ एडिंग 3 to 4 बेड विदाउट कंस्ट्रक्शन। आपने जब लेंथ ऑफ स्टे कम किया, तो आपका मतलब बेड्स यूटिलाइजेशन, बेड वॉल्यूम बढ़ गया। अब एक्शन क्या है उसके, वो ये अर्ली मॉर्निंग डिस्चार्ज प्लानिंग 8 AM हर्डल की हम पहले बात कर चुके हैं कि आप सुबह सुबह एक हर्डल शुरू करें। नाइट बिफोर प्रेप, सही है, ये अर्ली डिस्चार्ज प्लानिंग की बात करता है। आप एक रात पहले अपनी डिस्चार्ज समरीज, फार्मेसी पैक्स, ये वो सारी चीजों को रेडी कर लें, पेशेंट की एजुकेशन कर लें, पेशेंट को समझा दें, अटेंडेंट को बता दें कि जी सुबह चले जाना है। वो डॉक्टर डॉक्टर साहब का नाम मैं भूल गया आज, वो मुझे नजर भी नहीं आ रहे। ताहिर साहब, ताहिर साहब। डॉक्टर ताहिर नहीं, वो डॉक्टर मोहसिन, हाँ मोहसिन है। जी, मोहसिन रजा, हाँ जी, कल जो थे मोहसिन जी। साहब, उन्होंने कहा था जी मैं अपने मरीज को जाके, जिस तरह उन्होंने कल कहा था, वो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि जी उन्होंने बताया कि जी मैं अपने मरीज को बताता हूँ जी आपके लिए खुशी की खबर है जी, और आपके लिए गुड न्यूज है। जी। तो मरीज की प्रेप हो गई। आपको अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, कोई अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम नहीं, उसकी कोऑर्डिनेशन पहले से हो जाएगी। हाउस कीपिंग का जो है वो लेस देन 1 डे का बीटीआई मेंटेन होना चाहिए। तो आपकी हाउस कीपिंग, आपके जो क्लिनिक स्टाफ है उसकी आप इम्प्रोवाइजेशन की करें।
सही है, स्टेप डाउन बेहतर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये होती हैं और दुनिया में होती जा रही हैं। रिड्यूसिंग लेंथ ऑफ स्टे इज आवर हिडन बेड एक्सपेंशन प्लान। सही है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला कोशिश है मेरी, एक डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहा हूँ, अगले साल एक रिसर्च पेपर निकालूंगा इसके ऊपर। रिड्यूसिंग लेंथ ऑफ स्टे इंक्रीजेस द बेड पेशेंट वॉल्यूम्स, और सही है, विदाउट एनी एक्सपेंशन। और उस पे कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी कुछ हैं चीज़ें कि उस पे एक मैं और मैडम कुरत और ये कोर की टीम के साथ मिलके हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक पेपर, एक और पेपर, अभी सिर्फ दो ही हुए हैं, तो दो तीन और लिख लेना। अच्छा जी, ये हैं सबसे सस्ते टूल, पहले भी बताए थे मैंने आप लोगों को। वाइट बोर्ड, सही है, वही कलर कोडेड आप वाइट बोर्ड बना लें। आपने कहा जी वाइट बोर्ड की तस्वीर खींच के अटेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पकड़ा देता है, तो मैंने कहा था वाइट पेपर बना लें। अच्छा, मायो हॉस्पिटल में ये इंप्लीमेंट हुआ है। एस बार कम्युनिकेशन, एस बार कम्युनिकेशन सर, मैं आपको इंशाल्लाह ताला मंडे, कल अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो कल, वरना मंडे को मैं आपको एस बार की एक चेकलिस्ट ग्रुप पे पीडीएफ भेज दूंगा। उसको आप लोग अगर इंप्लीमेंट करना चाहें तो बिल्कुल करें। अर्ली डिस्चार्ज लिस्ट को प्रिपेयर कर लें, प्रायोरिटाइज मॉर्निंग डिस्चार्जेस, एक नाइट पहले प्रिपरेशन करें, राउंड कर लें, सब कुछ कर लें। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स क्रिएट कर लें फॉर रियल टाइम अपडेट्स। पंजाब डीएचक्यू में पायलट हो चुका है ये। कमांड सेंटर फ्लो टीम, अच्छा कमांड सेंटर थोड़ा सा बड़ा काम है। आप एक कमांड कंट्रोल सेंटर बनाते हैं, रूम बनाते हैं, जिसके अंदर आपके कुछ सीनियर लोग होते हैं जो वहां पे चीजों को और फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो आपको एडवाइस दे रहे होते हैं, इंटरवीन कर रहे होते हैं जब चोकिंग आना शुरू होती है, जब कंजेशन आना शुरू होता है। तो ये एक बड़ी चीज है, लेकिन ये भी कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। इसके ऊपर भी हम एक छोटे सेटअप में भी, इसमें दो से तीन लोग अगर बैठ जाएं और वो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना ले कमांड सेंटर का, और वहां पे अपडेट्स आ रही हों, तो वहां से भी कंट्रोल हो सकता है। सही है। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप होती है विजिबिलिटी। सही है। लीडर जो होता है ना, वो उसको उसको दिखना चाहिए सब कुछ, वहां से वो लीडरशिप अपनी मैनेज करता है। लीडरशिप इज अबाउट विजिबिलिटी। वाइट बोर्ड डेली अपडेट्स वर्क बेटर देन कियोस। सही है। ये गोरे ने लिखा है अपने रिसर्च पेपर में, इवन अ वाइट बोर्ड विद डेली अपडेट वर्क्स बेटर देन अ कियोस, लीडरशिप इज अबाउट विजिबिलिटी। तो ये वो सारे टूल हैं जो इंशाल्लाह ताला मुश्किल से 1000-1500 रुपये में हो सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसमें से कोई एक चीज इंप्लीमेंट करके देखें और उसका आउटकम देखें क्या आता है। अगर देखें उसका, आप अगर ये टूल यूज करते हैं और उसका आउटकम पहले क्या था और बाद में क्या था, बिफोर एंड आफ्टर में कुछ अच्छा है तो अच्छी बात है, और अगर कुछ लैकिंग आ रही है, कहीं आ रही है, तो हम उसको लेके डिस्कशंस कर सकते हैं। देखें, इट्स नॉट द पार्ट कि इट्स नॉट द पॉइंट ओवर ईयर कि जी हम ये 10 हफ्ते का कोर्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप कौन है और मैं कौन है, ऐसा नहीं है। ये ग्रुप हमारा एक्टिव है। एनी बडी वॉन्ट टू पोस्ट एनीथिंग, कोई एडवाइस, कोई आइडिया, कोई न्यू इम्प्रोवाइजेशन, किसी ने कोई प्रोसेस में बनाया और वो कहता है जी आप एक दफा देख लें, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम आपको जवाब देंगे। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये अब जब तक इंसान हम जिंदा है ना, जब तक ये कायम है। अब इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत सही शुक्रिया। है सर। तो ये ऑपरेशनल टेक्निक क्या होती है? विजुअल मैनेजमेंट है, बेड बोर्ड कलर कोड्स, ये शौकत खानम में हो रहा है। सही है। क्राइटेरिया लेट ट्रांसफर बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल नॉट हायरार्की, एनएचएस में होता है, आप प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करते हैं, हायरार्की लेवल पे काम नहीं करते कि ये फला जगह का हो सकता है। उसमें एचडीयू वार्ड आइसोलेशन डिफरेंट हायरार्कीज होती हैं, एस्केलेशन लेवल्स होते हैं। तो आप प्रोटोकॉल क्राइटेरिया लेट ट्रांसफर देके कौन कहाँ ट्रांसफर होगा, कैसे मूव होगा, कहाँ होगा। फ्लो हडल्स, फ्लो हडल होती है डेली हडल, आप वो 10 मिनट की अपडेट सुबह आए, आपने वो जो क्रिकेट टीम करती है मैच खेलने से पहले सब राउंड में खड़े हो जाते हैं। आज तक मुझे नहीं पता चला पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसमें क्या बात करती है, क्योंकि उसका रिजल्ट वैसा निकलता नहीं है। जो वो हैंडल करते हैं ना, तो उसमें उसके बाद वो रिजल्ट नजर नहीं आता। तो लेकिन हम ये बेहतर कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव फ्लो मॉडल, प्रिडिक्टिव फ्लो मॉडल आपके डेटा पे निकलता है। डेटा कैप्चर करना शुरू करें, प्रिडिक्टिव फ्लो मॉडल हम देख लेंगे, पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को। प्रिडिक्टिव फ्लो मॉडल बहुत अच्छी चीज़ है, मजे की चीज़ है। एस्केलेशन लेडर्स की हम बात कर चुके हैं अपने दो टॉपिक पहले, कि आपके एस्केलेशन लेडर्स की टेक्निक डेवलप होंगे, किसको किसने किसने कब किसको अप्रोच करना है। सही है सर सर, ये ये जो दो। क्राइटेरिया, जी सर, जी सॉरी, क्राइटेरिया लेड ट्रांसफर्स की जो बात की है, ये वो क्लिनिकल पाथवे से रिलेटेड जी चीज जी है जी सर? सर, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस गाइडलाइन नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, ठीक। आपके कहने पे और आपकी पुरस्रार जोर पे ना, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस गाइडलाइन का सेशन आपके लिए मैं अरेंज करवाऊंगा।
लेकिन सर जी। शर्त है एक, क्या सर? उसके अंदर मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आफ्टर द कॉन्फ्रेंस वो हम वर्कशॉप वो सेशन करवाएंगे, डिटेल सेशन होगा, 2 सेशन हम रखेंगे उसके ऊपर। ठीक है सर, ठीक है सर। सर एक और चीज़ आपसे गुजारिश है, सर प्रोसेस मैपिंग जो है और सर जो पढ़ाऊंगा, टाइम, हाँ टाइम फ्लो एनालिसिस जो है वो भी आपने करवाना दोनों पढ़ाऊंगा। है। टाइम मोशन सीरीज जो आप करते हैं ना। टाइम मोशन के लिए हमें अलग से कुछ सेटअप करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो प्रोसेस फ्लो है ना, वो जी जी। इसी आपके ग्रिड में आएगा। सर ठीक है, जब हम सर डेटा थैंक ड्रिवन मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे तो प्रोसेस मैपिंग वहां पे बताऊंगा कि प्रोसेस मैप कैसे करते हैं और फिर डेटा से काम कैसे करते हैं। सर बिल्कुल। थैंक यू सही सर। है सर। ये ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं, यूके 80 85 to 88% चलता है यूटिलाइजेशन पे। सिंगापुर इज 80 to 90 है, यूएसए 75 to 85 है, पाकिस्तान माशाल्लाह 100 से ऊपर ही है। सही है। बेस्ट हॉस्पिटल एम बिलो 90%। सही है। ओवर क्राउडिंग इज नॉट प्रोडक्टिविटी, इट इज इनएफिशिएंसी। सही है। हम्म। फ्लो को मैनेज करना है, कैपेसिटी को मैनेज नहीं करना। हम जो पाकिस्तान में करते हैं वो कैपेसिटी मैनेजमेंट करते हैं, फ्लो मैनेजमेंट नहीं करते। तो हमें फैक्ट्री फ्लो का कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आप ऐसा करें ना, सुबह आप जब अपने वार्ड जाते हैं ना, आप अपने वार्ड में जाएं और एक टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाली जो तस्वीर है ना वो साथ में लेते हुए जाएं, और जरा उस फ्लो से गुजरेंगे, आप उस फ्लो को पूरा वैसे ही चलता है, तो आपको उसमें गैप्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपको वो चीजें नजर आएंगी, नहीं ये मेरा फ्लो जो है ना वो स्ट्रेट लीनियर फ्लो नहीं है, स्पेगेटी मॉडल फ्लो है। स्पेगेटी मॉडल फ्लो हमेशा आपको कियोस्क क्रिएट करवाता है, कंजेशन क्रिएट करवाता है। लीनियर फ्लो हमेशा एफिशिएंसी क्रिएट करता है। सर वो स्पेगेटी मॉडल फ्लो के अंदर जो है चूंकि डिफरेंट स्टेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिफरेंट सेक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मसलन पेशेंट जो है वो बिल्कुल फ्री है लेकिन उसकी एंडोस्कोपी होनी रहती है। तो एंडोस्कोपी के बाद उसका डिसीजन होना है। अब एंडोस्कोपी का टाइम 2 दिन बाद है। अब वो पेशेंट जो है वो 100 मील दूर से आया है, तो अब बजाय इसके कि उसको घर भेजें फिर दोबारा उसे एंडोस्कोपी को बुलाएं, तो चलें 2 दिन और रख लेते हैं, तो वो एंडोस्कोपी करवा के ही जाए। सीटी स्कैन का टाइम है तो चले सीटी स्कैन कल का टाइम है, अच्छा यार कल करवा के ही जाना फिर। तो ये वाली चीजें जो है ना वो फिर डिलेज करती हैं। बिल्कुल डिले करती हैं, आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि ये वाली चीजें डिले करती हैं, क्योंकि कम्यूट इज अ मैटर। सही है। और लाजमी सी बात है कि क्योंकि वो आपने एडमिशन के बाद उसकी एंडोस्कोपी प्लान की और एंडोस्कोपी का शेड्यूल नहीं मैच हो रहा, तो वो नहीं हो सकता। ये चैलेंज हमें हमें यहाँ पे भी मिला, कराची में भी मिला, इंडस में भी मिला। उसमें हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया, और हमने उस वर्किंग ग्रुप में तमाम जो हमारे एचओडीज हैं ना उनको ऐड किया, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जब हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होगी कि अर्जेंट कराना है, जिसकी वजह से हमारा इन पेशेंट का बेड रुक रहा है, कि ये मरीज आज डिस्चार्ज हो सकता है लेकिन इस फला सिटी के बाद हो जाएगा डिस्चार्ज, तो हम उस वर्किंग ग्रुप में डालेंगे आपको। तो आप आउट ऑफ द वे जाके मैक्सिमम कोशिश करके हमें वो सपोर्ट कर दें। तो उससे हमें अफाका हुआ, बहुत अफाका हुआ और बहुत अच्छा भी हुआ। लेकिन उसमें कुछ चीजें आई कि जी आप थोड़ा सा जल्दी राउंड करके बता दें ताकि हम उसको मैनेज कर लें, प्लान कर लें। ऐसा ना हो कि जी 2 बजे आप बता रहे हैं कि जी अभी कर दें, तो वो ना हो, वो नहीं हो सकता। तो उसमें चीजें अच्छी हुई। तो हमें वही वाली बात है, फ्लो को मैनेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें तो लानी होंगी। हो सकता है कि आपको अपने वार्ड के अलावा 4 और कंसल्टेंट से बैठ के कुछ मशावरत करके फ्लो को सीधा करना पड़े, और यही होगा। क्योंकि आप जब तक अपना वार्ड सीधा नहीं कर सकते, जब तक आपके स्टेक होल्डर्स का इनपुट अच्छा नहीं हो जाए। आप तो आ गए, आप सुबह 8 बजे आते हैं, आप राउंड भी करते हैं, आप उसका डिस्चार्ज ऑर्डर सुबह 9 बजे पकड़ा भी देते हैं। उसको आपने कहा जी ये एक अल्ट्रासाउंड होगा, एक एंटीबायोटिक लगेगी, एक ये मेडिकेशन लगेगी, इसके बाद ये डिस्चार्ज है, ये टोटल 45 मिनट का प्रोसीजर है। जी वो अल्ट्रासाउंड वाले ने कहा जी मैं तो 3 बजे करूंगा दोपहर को अल्ट्रासाउंड। हो गया, आपका आपका सारा अर्ली मॉर्निंग प्लानिंग, बेड प्रायोरिटाइजेशन, हर्डल बडल सब साइड पे रह गई, एक बंदे एक डिपार्टमेंट की वजह से रह गई ना साइड पे। अब जी जी। आपको कोलैबोरेटिव एफर्ट जो हम बात करते हैं ना, ऑप्टिमाइजिंग, जब हमने पहले दूसरी साइड दिखाई जिसमें हमने कहा ऑप्टिमाइजेशन जब हम करते हैं ना, तो हम कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको आप अगर कहें ना 10 हफ्ते पढ़ाना हो, 15 हफ्ते पढ़ाना हो, सही है, मसला ही नहीं है कोई पढ़ाना। इतना मटेरियल है उसके ऊपर, इतनी स्टडीज हैं, इतनी रिसर्चेज हैं, इतने मॉडल्स हैं उसके। हम मसला है कि हम आज तक 7C जो हमने क्लास 5 में पढ़ी थी, 6 में पढ़ी थी, उससे बाहर ही नहीं निकले।
हमें यही नहीं पता कि कम्युनिकेशन होती क्या है। हम डॉक्टर डॉक्टर साहब की वही वाली बात है कि वो कम्युनिकेशन का पॉइंट, कि जी आपके लिए खुशी की खबर है कि आपको कल हम छुट्टी दे रहे हैं, ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट उस मरीज के ऊपर क्या था, आप उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट करें ना। जी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये है थॉट ऑफ द डे, a low cost, low tech intervention but high impact. दिस इज द पावर ऑफ टीम वर्क नॉट टेक्नोलॉजी। सही है। अब आप आए थोड़ा सा नीचे, जो मैंने एक चीज लिखी है, फ्लोज एंड ऑर्डर आर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। सही है। इस्लाम हमें डिसिप्लिन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है, प्लानिंग सिखाता है। अगर हम अपने मजहब को भी फॉलो करते हुए इन सारी चीजों को कर लेना और एक सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिएट करें, तो वाकई वो मतलब ये है कि ये एहसान और एक्सीलेंस इन सर्विस में आ जाता है। सही है। एक्सीलेंस ऑफ सर्विस आप जब देना शुरू हो जाते हैं ना, जब आपकी सर्विस में एक्सीलेंसी आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आप सॉलिड स्ट्रक्चर पे आ गए हैं और अपने मजहब को भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो बाय बर्थ हम सब माशाल्लाह मुसलमान हैं यहाँ पे, और हम इंसान तो हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, लेकिन हम इंसान तो हैं, और इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल फहम अता की है। अक्ल फहम का मतलब है कि आप एक्सेलेंसी क्रिएट करेंगे, और जो एक्सेलेंसी क्रिएट करने के लिए जद्दोजहद करनी है हम कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप मैं सब अपना टाइम लगा के यहाँ बैठे किस चीज़ के लिए? सर्विस एक्सेलेंसी के लिए। तो ये है, आज एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। इंशाल्लाह ताला आगे करेंगे, चीज़ें और भी हैं। ये एक है कि व्हाट प्रोसेस और प्रोटोकॉल डज योर हॉस्पिटल फॉलो फॉर ट्रांसफर एंड बेड यूटिलाइजेशन, व्हाट्स वन थिंग यू वुड इम्प्रूव इमीडिएटली। ये आप लोगों के लिए है। जाइएगा अपने अपने वार्ड, अपने अपने यूनिट्स में, सोचिएगा कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो फौरन इंप्रूव हो सकती है। ज़रूर मुझे अगली क्लास में या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा कि हमने ये सोचा था और ये इंप्रूव करने का अहद भी कर लिया और या शुरू कर दिया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसी कमेंट्स दिया करें ना, तो फिर मज़ा आता है। वो फिर कल मैंने एक पोल डाला, सेशन कैसा जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोग बोर हो रहे हैं, आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने अपना फीडबैक लेने के लिए आपसे पूछा कि जी मज़ा आ रहा है या तंग आ गए मेरी शक्ल देख के? बोला चौथी क्लास में भी है, ये पांचवी में भी आएगा, छठी में भी आएगा, यार क्या मजाक लगाया हुआ है। पढ़ा तो ये मैं पूरा पूरा सर्टिफिकेशन 10वीं का सब कुछ मैं करा सकता हूँ, लेकिन इसमें बीच में मैं थोड़ी सी फैकल्टी चेंज कर दूंगा। नहीं सर, आपसे पढ़ के मजा आ रहा है। नहीं नहीं, तो तो इसलिए सर आप लोग व्हाट्सएप पे मतलब आपसे डॉक्टर नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना पुश करें कि वो इन्वॉल्व हों डिस्कशन में। मतलब जी ठीक सेशन है। जो हो चुके हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुने, वो सुन रहे हैं, मुझे हाँ उससे जी। एतराज नहीं, वो अच्छी बात है, सुन रहे हैं। और हमारे इस ग्रुप के अलावा भी बहुत सारे लोग अब मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए और ज्वाइन करने के लिए। जी जी। तो बात यह है कि सुन, आप सिर्फ पार्टिसिपेट करें कि जी हमने ये एक टूल है ना ये अप्लाई किया है और इसकी वजह से ये डिजास्टर हो गया है। आप ये नहीं बताएंगे ये टूल अप्लाई किया था और बहुत बेहतरीन हो गया, आप ये बताएंगे टूल अप्लाई किया और बम फट गया वहां पे, अब बताओ क्या करना है। फिर मजा आएगा ना, फिर तो फिर मैनेजमेंट आती है ना वहां पे, फिर ऑपरेशन एक्सीलेंसी का काम करेंगे ना वहां बैठ के। सर मेरे ख्याल में तो कम्युनिकेशन जो है वही एक चीज़ है जिसको फौरी इम्प्रूव किया जा सकता है। जी और बाकी जो प्रोसेस क्या चल रहा है वो तो बस यानी कि एक्चुअली ये है कि सीना गजर ही चल रहा है, बस वो जो हमने बड़ों को करते देखा और जो यानी कि वो हमें तो नहीं पता उस प्रोसेस का नाम क्या है या उस प्रोसेस को कहते क्या है। बस यही है कि बस ठीक है, पेशेंट को कहते हैं तो जो वर्कर का जब टाइम लगता है वो ले जाता है पेशेंट, और अगर आगे जो है वो फिर अटेंडेंट की हिम्मत है कि वो कितनी देर खड़ा होकर इंतजार करता है। तो सही। बस इसी तरह ही चल रहा बस है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में प्रिपेयर की थी, तो मैंने सोचा रेफरेंसेस भी दिखा दूं आप लोगों को, कि आप लोगों को ऑथेंटिसिटी हो जाए कि हाँ थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ अभी। सर जज़ाकल्लाह। सर, और ये की टेक अवेज हैं, जो मोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने सोचा कि मैं इस दफ़ा मेंशन करूं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में भी लिख दूंगा। ट्रांसफर ऑफ कोर ऑपरेशनल प्रोसेसेस, बेड यूटिलाइजेशन इज अ मेजर ऑफ हॉस्पिटल एफिशिएंसी, टूल्स के बता दिया, बात कर ली, फिजिशियन आर फ्लो लीडर्स नॉट जस्ट क्लिनिकल एक्सपर्ट। ये मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ कि किसी भी प्रोसेस फ्लो को सीधा करना है ना अस्पताल में, उसमें फिजिशियन का होना बहुत जरूरी है। विदाउट फिजिशियन आप नहीं कर सकते।
हमारे यहाँ पे फिजिशियन बोलते हैं यार मैं मरीज देखने आया हूँ यार, मतलब तुम मुझसे ऑपरेशन मैनेजमेंट क्यों पूछ रहे हो? मैं उसको यही कहता हूँ कि सर आप मुझे जो ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाएंगे ना, इस मरीज की क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से या क्लिनिकल गाइडलाइन के हिसाब से वो ज्यादा बेहतर होगी। मैं कह दूं जी इस मरीज को इस बिस्तर पे 2 आईवी पोल की जरूरत ही नहीं थी, ये तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का हिस्सा ही नहीं था, यहाँ पे हम तो 1 आईवी पोल देते हैं। आप मुझे बताएंगे ना कि जी मुझे 2 देने हैं क्योंकि वो मरीज एब्डोमिनल डिस्टेंशन में है, डबल आईवी के साथ उसकी मैनेजमेंट होनी है, तो आप मुझे बताएंगे। तो आप फ्लो लीडर्स हैं, एवरी फिजिशियन आर द लीडर, फ्लो लीडर्स, सही है। फ्लो आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, तो आप लोगों को उसमें इन्वॉल्व होना है। ऑर्गेनाइज टीम वर्क, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल दोनों एक्सेलेंस है ये हमारी, तो ये तो हमें करना ही करना है। बाकी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला का रहम रहे, करम रहे, अल्लाह ताला हमारी नॉलेज में, इल्म में नफ़ा दे, इजाफा करे, और हम इसको आगे मुंतकिल करने के उसमें रहें कि हम इसको आगे से आगे बढ़ाते रहें। तो इसी नोट के साथ इंशाल्लाह ताला यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होती है, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन पेशेंट डॉक्यूमेंटेशन और वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर आपका, फिर आपके ना फैकल्टी थोड़ी सी चेंज होना शुरू हो जाएगी, फिर कुछ दूसरी फैकल्टीज हैं। मैंने इंशाल्लाह ताला अभी आपके लिए ना आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल नैरोबी से उनके सीईओ को इंगेज किया है। इंशाल्लाह ताला वो एक सेशन लेंगे, और वहाँ के एक हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट के हेड, उनको इंगेज किया है, वो भी सेशन लेंगे। जी महात साहब आप बिल्कुल पूछ सकते हैं सर, आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सवाल पूछें सर। जी माद साहब, माइक अनम्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछिए। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन स्पेशली फॉर अ यंग पर्सन लाइक मी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। सर मेरा जो क्वेश्चन है ना, आई एम वेरी बुकिश एज वेल, लाइक आई हैव बुकिश नॉलेज, ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैं देखता हूँ ये चीजें कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू टेक दिस स्टफ टू योर सीनियर्स which are old school people, तो वो they usually just laugh it off and stuff. How do you approach someone and bring about change when इस तरह का attitude हो? बेहतरीन। देखें बिल्कुल सही है आपकी बात। अब आपकी तस्वीर देख के मुझे लग रहा है आप माशाल्लाह बड़ा यंग आदमी है, मैं तो बूढ़ा हूं ना, मेरी तो सफेद दाढ़ी आप देख रहे होंगे ना। अब आप मेरे पास लेके आएंगे ना एक रिसर्च, मैं आपको बोलूंगा यार ये ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे करता हूँ काम, और ऐसे ही आज तक करता आ रहा हूँ, सही है। टू प्रूव योर सेल्फ राइट इज ऑलवेज अ डेटा ड्रिवन मेथोडोलॉजी कॉन्सेप्ट। आप पहले वाली चीज का इम्पैक्ट और उसके होने के बाद का इम्पैक्ट दोनों को डॉक्यूमेंट करके बताना शुरू कर दें कि जी ये हो रहा है, इसके होने से ये हो जाएगा। वेन देर वुड बी अ वास्ट डिफरेंस ऑब्जर्व्ड, नजर आएगा, समझाया जाएगा, तो वो चीजें इंप्लीमेंट करना थोड़ी आसान हो जाएंगी। या फिर आप पायलट करना शुरू कर दें, चीजों का पायलट प्रोजेक्ट्स लेके जाएं, पैरेलल रनिंग करवाएं, दोनों दोनों थ्रेड्स की पैरेलल रन करें उसको आप। और देन यू गिव देम द एनालिसिस कि जी पहले ये था, इस थ्रेड के साथ ऐसे करने से, इस मैप के साथ ऐसे करने से ये हो रहा है, तो देन देर वुड बी अ चेंज। एंड चेंज माइंडसेट इज अ वेरी डिफरेंट, डिफिकल्ट एंड अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, सही है। और बहुत तकलीफ अमल होता है। अगर आपको मेरे अंदर कुछ उतारना है ना, तो आपको मेरे पेज पे, मेरे मेरे लेवल पे आना पड़ेगा, मेरी समझ तक आना पड़ेगा, और वो ही चेंज माइंडसेट वहां से शुरू होता है। तो ऑलवेज गिव अ कंपैरेटिव पिक्चर, ऑलवेज गिव अ पायलट ऑप्शंस, ऑलवेज गिव बिफोर एंड आफ्टर के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह ताला चीजें आपकी अप्रूव भी होंगी, नजर भी आएंगी, और दिखना भी शुरू होंगी। Yeah, okay sir, thank you. थैंक यू जी। सर मैं इस बारे में एक छोटा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मैं पिछले दिनों पीडीएस से स्टडीज़ के बारे में पढ़ रहा था, प्लान जी। डू स्टडी एंड एक्ट। तो उसमें भी डॉक्टर महाद ने जिस तरह बात की कि नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग, स्टार्ट विद द वन पेशेंट ट्रायल और टू पेशेंट ट्रायल और वन एरिया ट्रायल। आप बड़ी चीज़ से ना शुरू करें, वरना फिर बड़ी चीज़ आपके संभालना मुश्किल हो जाती है शुरू में। तो इसलिए शुरू में एक या दो पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, उनके रिजल्ट देखें, उनका प्रोसेस देखें कि उसमें क्या फॉल्ट्स थे, उसमें पहले अपने आप को ट्राई कर लें।
कि आप अपने प्रोसेसेस को बजाय इसके कि आप एक प्लान लेके जाएं, बुकिश प्लान, कि जी मैंने इसको सारे वार्ड में इम्प्लीमेंट करना है, और 2 हफ्ते में या 2 दिन के अंदर उसे बहुत सारे फ्लॉज और या बहुत सारी इन कॉपरेशन जो है वो बहुत सारे स्टाफ की तरफ से नजर आ जाए, और वो एचओडी आपको उस बुनियाद पे कह दे कि भाई तुम्हारा प्लान नहीं काम कर रहा। तो उसकी बजाय आप खुद जो है वो एक दो पेशेंट्स के ऊपर हर स्टेप को एनालाइज कर लें कि कौन सा बंदा जो है वो कितना कोऑपरेटिव है, कितना ये प्लान वर्केबल हो सकता है, ये किसी चीज़ को मॉडिफाई करना कितना फिजिबल होगा, उसमें पर्सन मॉडिफाई करना, रिप्लेस करना ज़्यादा बेहतर है या प्लान रिप्लेस करना ज़्यादा बेहतर है। तो फिर वो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं, और उसके बाद फिर आप अपने एचओडी को प्रेजेंट करते हैं तो वो शायद ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से उसको सुना जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। पीडीएसए, अगर नॉर्मली ना पीडीएसए जो है ना, पीडीएसए इज अ वेरी गुड थिंग फॉर चेंज मैनेजमेंट। सही है। तो पीडीएसए पढ़ें, देखें, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं और काफी आपको चीजें मटेरियल मिल जाता है पीडीएसए के ऊपर। आई सर्च, अगर मुझे कुछ मिला या मेरे पास कुछ हुआ तो मैं जरूर भेजूंगा। इसके अलावा एनीवन, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये डॉक्टर महात वही हैं जिन्होंने अप्रोच किया था, या ये जी सर, यही है कल यही है? इनका, हाँ जी, सियालकोट, मैसेज आया था जी, बिल्कुल इफ सियालकोट आई से। एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर महात सियालकोट से जो आपका मैसेज आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे। जी सर, जी सर। ओके, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू। थैंक यू जी। इसके अलावा सर किसी को कोई और इन्फॉर्मेशन है? वरना फिर हम एग्जिट करते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं। अच्छा, एक एक सरप्राइज है बीच में। किसी भी दिन इन 4 मॉड्यूल का पोस्टर्स आ जाएगा ग्रुप पे। सर थोड़ा सा तो फैकल्टी और स्टूडेंट वाला फ्लेवर लेने देना मुझे भी। ठीक है सर, ठीक है सर। ये जस्ट पता है क्यों मैं आपको से बताऊं इसका रीजन? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पास। अच्छा, मैं रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं करता, ये आपको पता है मेरी आदत। मैं सीपी कॉम में भी जी जी। रिजल्ट क्या डिक्लेयर किया था? पास कि एंड फेल। सारे सारे पास ही, जी। हाँ सही है। जी। जी। पोजीशन उनकी बता दी थी जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, मुझे पता था कि जिनकी थी, उनको 3 पोजीशन हमने बता दी, टॉप 10 भी बता दी, फिर हमने एंड में टॉप 25 भी बता दी। 50 लोगों में से टॉप 25 भी बता दी, बाकी सब पास थे। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ नंबर्स था, इट अ मैटर ऑफ नॉलेज, कि आपको जो मैंने बताया। पोस्ट टेस्ट बेसिकली कराना ना एक फैकल्टी के लिए बहुत मुश्किल चीज होती है। मैं आपको बताऊं इसको मैं कैसे लेता हूँ। मैं पोस्ट टेस्ट ऐसे नहीं लेता कि वो आपकी इवैल्यूएशन है, पोस्ट टेस्ट मेरी अपनी इवैल्यूएशन है। जब आप पोस्ट टेस्ट करके वापस मुझे भेजेंगे ना, तो मैं अपने आप को इवैल्यूएट करूंगा कि मैंने जो नॉलेज शेयर की है ना, वो पहुंची है नहीं पहुंची सही। तो वो सो मैं हमारी अपनी भी गलती इवैल्यूएशन है। करता हूँ। सो हमारी भी गलती है ना कि हमने सुना है या नहीं सुना। नहीं नहीं सर, सुनने वाला ऑप्शन तो बहुत बेहतर है ना सर। रिकॉर्डेड वीडियो आ रही है कल वाला, आप भेज दीजिएगा मुझे, या आप दोनों साथ भेजेंगे? नहीं सर, कल वाला मैंने भेज दिया था आपको, ईमेल अच्छा। पे शेयर कर दिया था। अच्छा, वो तो टीम ने आज देख वाले लिया भी। होगा फिर, वो हाँ टीम जी, ने मैं देख आज। लिया होगा। वहां पे मैं लॉग इन नहीं करता ना, वो आई डोंट ठीक हैव है। एक्सेस फॉर दैट। वो वहां की टीम देखती है, उनकी मीडिया की ना। सही है। मैं वहां पे भी सर एम्प्लॉय हूँ, परेशान ना हो। सही। चलें, थैंक यू सर। सी यू ऑल।